यस, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद को देखेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से हम लोग इसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है मंत्रिपरिषद। अब देखिए, मंत्रिपरिषद में जो है 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको जान लीजिए, इसको हम लोग देख चुके थे एक बार, फिर भी हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो कौन कौन से भाई, तो ये होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और चौथा होता है हम लोग का उप मंत्री। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि भाई कैबिनेट मंत्री क्या होता है, ओके, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसका काम क्या होता है, उप मंत्री का काम क्या होता है, एक एक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैबिनेट मंत्री से। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये रहा कैबिनेट मंत्री। अब देखिए, जो भी कैबिनेट मंत्री होता है, वो जो होता है वो किसी विशेष विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। बात क्लियर। अब आप लोग को ये समझ में आएगा कि भाई ये विशेष विभाग का मतलब क्या है, विशेष विभाग होता क्या है। तो देखिए, विशेष विभाग का मतलब होता है कि कोई भी एक पोस्ट, ठीक है, कोई भी एक पोस्ट के बारे में बात किया जाएगा। जैसे कि जैसे कि हो गया शिक्षा विभाग, ओके, खेल विभाग, सड़क और परिवहन विभाग, आयुष मंत्रालय विभाग। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ ना कुछ विभाग होता है, और प्रत्येक विभाग को संभालने के लिए एक मंत्री उसमें रहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मंत्री अगर स्वतंत्र रूप में उस विभाग को देखभाल कर रहा है या फिर उस विभाग का हेड है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे कैबिनेट मंत्री कहेंगे। बात क्लियर। और जो कैबिनेट मंत्री होता है ना, वो क्या करते हैं, वे जो है उस विभाग का सभी फैसला लेने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री किसको देखेगा, तो शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा विभाग को देखेगा। अब मान लेते हैं कि कोई, अगर मान लीजिए कि एक आदमी है, वो शिक्षा विभाग का हेड है, ठीक है, या फिर शिक्षा विभाग का उसको हम लोग जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो क्या शिक्षा विभाग का जो कैबिनेट मंत्री है, क्या वो सड़क विभाग को देखेगा, क्या नहीं देखेगा, क्योंकि हर एक विभाग का अलग अलग मंत्री को अपॉइंट किया जाता है, ओके। तो क्या हो गया कि जो भी मतलब पार्टिकुलर मंत्री होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जो है अपना ही विभाग को देखते हैं, ठीक है। और अपना विभाग को देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उस विभाग में जो भी कमियां हैं या फिर जो भी कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, वो कौन करेगा, वो जो है वो कैबिनेट मंत्री करेगा। कौन करेगा, कैबिनेट मंत्री करेगा। बात क्लियर। जैसे शिक्षा मंत्री कौन है अभी हम लोग का, भारत का कौन है, धर्मेंद्र प्रधान हो गया। सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय में कौन आ रहा है, तो वो हम लोग का राजनाथ सिंह हो गया। तो ये सब जो बड़े बड़े जो पोस्ट को जो संभाल रहा है, जो बड़े बड़े विभाग को संभालता है, उससे वो क्या होता है, वो होता है कैबिनेट मंत्री होता है। बात क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं अभी राज्य मंत्री को, देखते हैं कि ये राज्य मंत्री क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, देखिए, जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो और उनको जो विभाग उसको जो सौंपा जाता है, तो विभाग तो भाई छोटा मोटा नहीं होता है। जो भी विभाग बनता है वो पूरा इंडिया लेवल का होता है, यानी कि पूरा देश को संभालना है उसको, ओके। प्रधानमंत्री तो केवल अकेले पूरा देश को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है वे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ मंत्रियों को नियुक्ति करता है। बात क्लियर, मंत्री को नियुक्त करता है। अब बात क्या है, अब बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, विभाग तो बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा विभाग होने के कारण जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो क्या उसकी अकेले की बस की बात है क्या पूरा देश को संभालना, नहीं, उससे भी गलती हो सकता है। तो उसका मदद करने के लिए जिसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं राज्य मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं, तो राज्य मंत्री जो होते हैं वो प्रत्येक विभाग में होगा, हर एक डिपार्टमेंट में होगा। उसका काम क्या होगा, काम होगा कि वो जो है कैबिनेट मंत्री का क्या करे, कैबिनेट मंत्री को सहायता प्रदान करे। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। राज्य मंत्री का क्या काम है, राज्य मंत्री का काम होता है कैबिनेट मंत्री का सहायता देना, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं राज्य मंत्री। अब देखिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आ गया, राज्य मंत्री पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब किसी कैबिनेट का, ठीक है, या फिर जब किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित रहे, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी कैबिनेट मंत्री है, वो किसी कारणवश बीमार हो गया, ओके, या फिर वो जो है किसी विदेश भ्रमण में चले गए, तो जब ऐसे होता है तो क्या होता है, उस विभाग का जो पोस्ट है वो पूरा खाली हो जाता है, यानी कि उस विभाग को देखने के लिए कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। वो तो कोई नहीं देखे, क्योंकि तो कैबिनेट मंत्री तो चला गया ना, बाहर चला गया, या फिर उसका वो बीमार है। तो बीमार होने से क्या होता है, यानी कि जिस विभाग का वो हेड होता है, वो विभाग क्या हो गया, अब जो है पूरा खाली हो चुका है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं बचा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस स्थिति में जो राज्य मंत्री हुआ करते थे,
वो क्या हो जाएगा, वो अभी जो है कैबिनेट मंत्री के स्थान में आ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री के स्थान में आ जाने का मतलब ये हुआ कि जो काम कैबिनेट मंत्री क्या करते थे वो काम कौन करेंगे, तो वो काम करेंगे राज्य मंत्री करेंगे, ठीक है। और उसी को कहा जाता है कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। राज्य मंत्री हम तभी कहेंगे जब कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम लोग तभी कहेंगे जब कैबिनेट मंत्री मौजूद ना रहे, एब्सेंट रहे। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है आप सभी को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं चौथा नंबर, उप मंत्री। उप मंत्री क्या है भाई, तो उप मंत्री जो है ये सबसे छोटा मंत्री होता है, सबसे छोटा स्तर का। देखिए जिस प्रकार से राज्य मंत्री का क्या काम था, तो जिस प्रकार से राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री को क्या करता था, हेल्प करता था। ओके, तो उसी प्रकार उप मंत्री क्या करेगा, उप मंत्री जो है राज्य मंत्री को क्या करेगा, हेल्प करेगा। बस इतना ही है कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को हेल्प करेगा और उप मंत्री जो है वह राज्य मंत्री को हेल्प करेगा, बस इतना ही बात है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण जो होता है, ठीक है। विभाग वितरण का मतलब क्या होता है, यानी कि किसको जो है कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, ठीक है। ये कौन निर्धारित करता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री निर्धारित करता है। यानी कि प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा वो क्या कर सकता है, वो उसको उस डिपार्टमेंट का मंत्री बना सकता है, ठीक है। और उस मंत्री का पोस्ट से उसको हटा भी सकता है। मतलब मान लेते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अभी है, ओके, वो किसी मंत्री को, मान लेते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको क्या दिया है, उनको जो है शिक्षा मंत्री दिया गया। और अगर प्रधानमंत्री को लगे कि शिक्षा मंत्री जो है ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो जो है उन्हें उस पोस्ट से बेदखल कर सकता है, ठीक है, और दूसरा आदमी को मंत्री बना सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब भाई जितने भी मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सभी जो हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा। क्या सभा, लोकसभा। बात क्लियर। जिस कारण जिस कारण क्या होगा, जिस कारण मंत्री किसी का कोई भी सदन का हो सकता है। कोई भी सदन मतलब दो ही प्रकार का सदन होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ओके, जो मंत्रियां होते हैं, जो भी मंत्री होता है वो राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो सुनिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं या फिर राज्यसभा से आते हैं, तो वो जो है राज्यसभा से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मंत्रीगण होते हैं वो लोकसभा से भी बन सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले, यानी कि नरेंद्र मोदी से पहले जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर था, कौन था, मनमोहन सिंह थे ना। तो मनमोहन सिंह जो था वो क्या थे, वे जो है कभी भी लोकसभा सीट से जीत कर नहीं आते थे। वो कहाँ से आते थे, वे जो है असम के राज्यसभा सीट से जीत के आए थे। बात क्लियर। तो यानी कि राज्यसभा से भी मंत्री बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ओके, इसलिए जब भी कोई भी सदन का क्या होगा, जब भी सदन का यानी कि लोकसभा में जब भी बैठक होगा, तो क्या करेंगे, जब भी बैठक होगा या फिर कार्यवाही होगी, तो जितने भी मंत्री होंगे वे सभी कहाँ आ जाएंगे, वे सभी जो है लोकसभा आ जाएंगे। बात क्लियर। क्योंकि लोकसभा में ही मतलब क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में वहाँ लोकसभा में ही आपका कार्यवाही होता है, ठीक है। तो कार्यवाही होने के बाद क्या हो जाएगा, जब वोटिंग होगा तो जो मंत्री जिस सदन का होगा वहाँ पर वो उठ के चले जाएंगे, फिर उसी पर क्या होगा, वहीं पर जो है वे वोट देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मानते कोई विधेयक पर क्या आया, मतलब विधेयक को कुछ पारित करना है, तो क्या होगा, पारित करने के लिए दोनों सदन से पास होना जरूरी है। लोकसभा से भी पास होना जरूरी है और राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। तो अगर लोकसभा, ठीक है, मान लेते हैं कि जयशंकर जी, ठीक है, जयशंकर जी कहाँ के हैं, राज्यसभा के हैं, लेकिन वो मीटिंग करने के लिए, कार्यवाही पर भाग लेने के लिए वो लोकसभा आ जाएंगे, वहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो है लोकसभा के उत्तरदायी होता है। तो वहाँ आकर वहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन वोट, जब वोट दिया जाएगा उसके खिलाफ या फिर उसके पक्ष में, तब क्या होगा, तब जयशंकर साहब जो है, चूंकि वो राज्यसभा से बिलोंग्स करते हैं, तो जब वोट होगा तब वो क्या करेंगे, वे जो है लोकसभा से उठ करके राज्यसभा चले जाएंगे, और राज्यसभा में भी वोटिंग होगा तो राज्यसभा में वे वोट डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब क्या होता है, अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अतः प्रधानमंत्री के त्याग पत्र अथवा मृत्यु हो जाने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा।
मंत्रिपरिषद मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जितने भी मंत्री सब होंगे, ठीक है, मंत्री आपको बता दिए 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है, तो वे सभी क्या हो जाएंगे, सभी का जो है अपना जो मंत्री पद सभी खो देंगे, ठीक है। अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, या फिर वो अगर त्यागपत्र दे देते हैं, त्यागपत्र का मतलब यानी कि अपने पोस्ट से अलविदा हो जाना, ठीक है, अपना पोस्ट छोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो है मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको पहले बोले थे कि प्रधानमंत्री को क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं, ओके, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का। तो अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष ही अगर इस्तीफा दे देगा तो दूसरे लोग और क्या काम करेंगे, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही प्रधानमंत्री ये सब कर देते हैं, त्यागपत्र कर देंगे, दे देंगे, या फिर उनका डेथ हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके कारण जो है मंत्रिपरिषद, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, पूरा भंग हो जाएगा। और ये तब तक भंग रहेगा, मंत्रिपरिषद तब तक भंग रहेगा जब तक कि नया प्रधानमंत्री ना आ जाए, या फिर नया प्रधानमंत्री शपथ ना ले ले, ठीक है, तब तक यह भंग रहेगा। और जैसे ही नया प्रधानमंत्री आ जाएगा तो क्या करेगा, वो जो है अपने इच्छा अनुसार नया, ठीक है, नया मंत्रिपरिषद वो बना सकता है। तो ये रहा क्या, मंत्रिपरिषद के बारे में सब कुछ डिटेल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंत्रिमंडल को जान लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ लिए ना, मंत्रिपरिषद को पढ़ लिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, देख लेते हैं। देखिए मंत्रिमंडल क्या है, तो देखिए इससे पहले क्या पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्रियाँ होते थे, 4 प्रकार की। कौन कौन से भाई, एक होता था कैबिनेट मंत्री, दूसरा था राज्य मंत्री, तीसरा था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और चौथा नंबर था हमारा क्या, उप मंत्री, ठीक है। लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का बात किया जाएगा तो इसमें जो है 2 प्रकार के मंत्रियों के बारे में बात किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा कैबिनेट मंत्री और एक हो जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक कौन हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। ये 2 प्रकार के ही मंत्री आएंगे, ठीक है। अब देखिए मंत्रिमंडल शब्द की सर्वप्रथम चर्चा आर्टिकल 352 में उल्लेखित है। ये बहुत बार हम पहले भी बता चुके हैं हम, ठीक है, ये पहले बताया जा चुका है। आर्टिकल 74 में क्या है, आर्टिकल 74 में हम लोग का मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया गया है। लेकिन आर्टिकल 352 में सबसे पहली बार किसके बारे में बात किया गया है, 352 के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में सबसे पहली बार बात किया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है, ये तो हम पहले बता दिए थे। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रधानमंत्री क्या क्या होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है, ओके। तो ये सब चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 में जो है प्रधानमंत्री के बारे में बात किया गया है। क्या बात किया गया है, चलिए इसको अच्छा से पढ़ते हैं, तब तभी पता चलेगा हम लोग को, ओके। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी कि आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि भारत में क्या होगा, एक प्रधानमंत्री का पोस्ट होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति साहब करेंगे। बात क्लियर। तो केवल प्रधानमंत्री तो देश को नहीं चला सकता है, कौन कौन चलाएगा, इसके लिए जो है और बहुत सारे मंत्रियों को होना जरूरी है, ठीक है, अपना मंत्रिमंडल बनेगा तभी ना वो काम करेगा। तो जितने भी मंत्री बनेंगे तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है जितने भी मंत्रियाँ जो होते हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री होंगे, तो इसकी नियुक्ति कौन कराता है, तो इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराते हैं, राष्ट्रपति कराते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, अब भाई देखिए काम किसको करना है, काम किसको करना है, प्रधानमंत्री को करना है। अब प्रधानमंत्री ये डिसाइड करेगा कि वो जो है किसके साथ मिल करके काम करेगा, ओके। देश तो चलाना है, प्रधानमंत्री को ही देश चलाना होता है, क्योंकि उस ज़्यादा ज़्यादा शक्ति प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति तो भाई आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, कि मतलब उसको जो नाम मात्र का शक्ति यहाँ प्राप्त है, ओके। जो भी काम करेंगे वो जो है परामर्श के द्वारा ही वो काम करते हैं, इतना तो पता है आप लोग को, ठीक है। तो यानी कि प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार क्या होता है, मंत्रियों का आवंटन होता है, पहली बात ये है। और जितने भी मंत्रियों का नियुक्ति होता है, ओके, तो ये सभी जो मंत्रियां बनेंगे ये कौन करेगा, ये जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ओके। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ के बारे में देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनकी क्या क्या पावर होता है, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। अब देखिए योजना आयोग का नाम बदल गया है, इसका नाम अब नीति आयोग हो चुका है, ठीक है। ये 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज हो चुका है, ओके। तो ये जो है योजना आयोग या फिर नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं कौन,
प्रधानमंत्री। बात क्लियर। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं CAG हम लोग कहेंगे। ओके, जब हम लोग आर्टिकल 148 से 151 के बीच पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या होता है ये महान्यायवादी। जस्ट इसके बाद जो आर्टिकल होगा आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, राज्यपाल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। इसका मतलब समझ रहे कितना बड़ा पावर है प्रधानमंत्री का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, फिर महान्यायवादी हो गए, और जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल क्या होता है, जो अलग अलग राज्य में राज्यपाल होता है आप लोगों को पता है, तो उनकी जो नियुक्ति वहाँ होती है तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलते हैं कि भाई इसको जो है ये बना दो, इसको ये बना दो, इनको जो है ये बना राज्य में इसको राज्यपाल नियुक्त करो। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? कमेंट करते रहिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को? कुछ डाउट नहीं है? डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। अब चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 76, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया जाता है। आप लोग पूछेंगे भाई अटॉर्नी जनरल क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत ध्यान से। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। बात क्लियर? देखिए, यानी कि आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या किया गया है, इसमें चर्चा की गई। अब आप लोग पूछेंगे कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या होता है, ये जो है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी मतलब यानी कि कानूनी अधिकारी या फिर कानूनी सलाहकार होते हैं। कौन? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो आप लोग बोलेंगे ये तो बात सही है, लेकिन हम समझ नहीं आया कि भाई इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका काम क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा बस, क्योंकि पीडीएफ में सब कुछ लिखा गया है पहले, लेकिन आप लोग को पीडीएफ पढ़ना नहीं है, पहले ध्यान से समझना है। अगर ध्यान से समझ में आ जा रहा है तो आप लोग जो है पीडीएफ को एक बार पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से एक बार सुनिए आराम से, फिर आप लोग पीडीएफ बाद में पढ़ लीजिएगा। देखिए, महान्यायवादी का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे देश का, ठीक है, हमारे देश में कुछ क्या हो गया, भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया। ऐसे तो होता है भाई, मुकदमा होता है, केस होता है। ठीक है, तो कोई अगर मान लेते हैं कि भारत सरकार के ऊपर कोई केस कर दिया, कोई स्टेट कर दिया या फिर कोई इंडिविजुअल भी आदमी भी कर देता है। ओके, तो कोई अगर केस कर देता है तो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कौन जाएगा? अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो उसको जाना ही पड़ेगा। केस क्या है मतलब, तो केस का तो सुनवाई होगा कोर्ट में। ठीक है ना, कोर्ट में ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा मान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस केस का सुनवाई होगा, तो जब भी सुनवाई होता है तो दोनों पक्षों का वहाँ पर रहना कंपलसरी होता है, दोनों पक्ष रहेंगे वहाँ पर। तो भारत सरकार की ओर से कौन जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जाएंगे? क्या राष्ट्रपति जाएंगे? क्या रक्षा मंत्री जाएंगे? क्या गृह मंत्री जाएंगे? कौन जाएगा? क्या इन सभी मंत्रियों का यही काम रह गया है कि केस का सुनवाई करते रहेगा? अगर ऐसा रहा तब तो वो लोग कोई काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आए दिन तो कुछ ना कुछ तो केस होता ही रहता है भारत सरकार के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है भारत सरकार एक आदमी को या फिर एक वकील को अपॉइंट करता है। ठीक है, जो क्या करे, जो भारत सरकार का क्या करे, रिप्रेजेंटेटिव करे, भारत सरकार का रिप्रेजेंट करे, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करे, यानी कि वो जो है भारत सरकार की तरफ से केस लड़ने आया है। और उसे ही कहा जाता है क्या, उसे ही कहा जाता है महान्यायवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। बात क्लियर? यानी कि अटॉर्नी जनरल उसे कहते हैं। यानी कि संक्षिप्त में अगर हम लोग समझें तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल वो होता है, क्या होता है, एक प्रकार का वकील होता है। कौन होता है? वकील होता है, जो क्या करता है, जो भारत सरकार की ओर से, ठीक है, भारत सरकार की ओर से क्या करता है, वो जो है केस को लड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
कि महान्यायवादी जो होते हैं ये संसद का सदस्य नहीं होता है। किसका सदस्य नहीं होता है? महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो कार्यवाही पर, यानी कि जो भी कार्यवाही होगा, संसद में तो कार्यवाही होता रहता है, यानी कि पक्ष विपक्ष में कुछ होता रहता है, कोई बिल को लेकर, कुछ विधेयक को लेकर के बातचीत चलता रहता है, तो इन सभी को क्या कर सकता है, वो जो है जा करके वहाँ पर बैठ करके सुन सकता है। ठीक है, यानी कि कार्यवाही का वो जो है में भाग ले सकता है। जो भी कार्यवाही होगा संसद में वो उसमें जाकर भाग ले सकता है, लेकिन वो संसद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो है मतदान भी वहाँ पर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महान्यायवादी होते हैं ये क्या होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, कार्यवाही में भाग लेगा। कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन वो जो है जब वोटिंग होगा, देखिए जब भी कार्यवाही होता है तो क्या होता है, कार्यवाही होने के बाद क्या होगा, वोटिंग किया जाता है कि पक्ष में कितने लोग होंगे और विपक्ष में कितने लोग होंगे। ठीक है, अगर पक्ष में ज़्यादा लोग आ गए तो क्या हो गया, यानी कि पक्ष पारित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी ये सब काम होगा तो इस संबंध में, यानी कि मतदान के संबंध में अटॉर्नी जनरल मत नहीं दे पाएंगे, यानी कि अपना वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संसद का भाई सदस्य ही नहीं है। ओके, संसद का सदस्य कौन होगा? तो संसद का सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा का चुना हुआ मेंबर्स होते हैं। बस बात क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि भाई महान्यायवादी का जो है कार्यकाल कितना साल का होता है। मतलब भाई देखिए, जैसे कि हम लोग इससे आगे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है, पर आप लोग तो ये सब भी जानते होंगे, चीफ मिनिस्टर का 5 साल होता है। ओके, तो ये सब जो क्या होता है, कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का भी देख चुके थे, उपराष्ट्रपति का भी 5 साल होता है कार्यकाल। तो महान्यायवादी का कितना साल होता है कार्यकाल? ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग देखें जो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल के बारे में देखें, तो इसका जो है कोई फिक्स नहीं होता है। आप लोग बोलेंगे फिक्स नहीं होता है कि मतलब, तो क्या ये उम्र भर रहेगा क्या? इसका मतलब क्या है फिक्स नहीं होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे महान्यायवादी को अपने पोस्ट पर रख सकता है। ठीक है, यानी कि वो 10 साल भी रह सकता है, 15 साल भी रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति को मन करे तब तक उस पोस्ट को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि उस आदमी को नहीं हटाया जाएगा अपने कार्यकाल तक। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, तो आगे है कि यह केंद्र सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है। ये तो हम बता चुके हैं हम आप लोग को कि भारत सरकार की ओर से कोई भी अगर केस होता है तो वो कौन लड़ेगा, वो जो है महान्यायवादी लड़ेंगे। लेकिन लेकिन बात अब यहाँ तक नहीं खत्म होती है, बात अभी आगे जाएगा। ठीक है, क्या आगे जाएगा, तो आगे ये जाएगा कि जो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार के साथ साथ, ठीक है, वो अपना भी क्या कर सकता है, वो पर्सनल रूप से भी दूसरे आदमी का केस लड़ सकता है। अर्थात ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि भारत सरकार की ओर से अगर कुछ अभी फिलहाल कुछ केस नहीं चल रहा है तो वो खाली बैठा रहेगा ना, वो तो खाली बैठा रहेगा, लेकिन उसको भी तो पैसा कमाना है भाई। ठीक है, उसको भी तो पैसा कमाना है, तो क्या करेगा वो जो है इस समय क्या कर सकता है, वो दूसरे लोगों का भी केस लड़ सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर हमको गिरफ्तारी हो गया है और हम बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो हम अटॉर्नी जनरल के पास जाएंगे, उनको क्या करेंगे, उनको हम कहेंगे कि आप जो है मेरे लिए क्या करें, केस लड़े। तो वो क्या करेगा, अगर वो चाहेंगे तो मेरे लिए केस लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको उनको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये बात लिखा हुआ था कि यानी कि वो जो है केंद्र सरकार के साथ साथ क्या कर सकता है, वो जो है निजी व्यक्ति का भी क्या कर सकता है, वो जो है मुकदमा लड़ सकता है। बात क्लियर। और इसको जो है एक बहुत प्रकार का शक्तियाँ प्राप्त है, किसको, महान्यायवादी को जो है एक विशेष प्रकार का शक्तियाँ प्राप्त है। और ये शक्ति ये है कि ये जो है मुकदमे को, ठीक है, जो भी केस है वो क्या कर सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसको जो है किसी मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर जो वकील होता है उनको एक ही मतलब बताया जाता है कि आप जो है इसी न्यायालय से आप क्या कर सकते हैं, चुनाव मतलब आप क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये भी तो एक प्रकार का वकील ही होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इनको एक शक्तियाँ ये प्राप्त है कि वो जो है भारत के, ठीक है, भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनमें से उसका जो भी मन करे, जहाँ भी मन करे, उसी न्यायालय में वो जाकर क्या कर सकता है, वो जो है मुकदमा लड़ सकता है। तो उसका ये पावर है।
ठीक है। तो पावर ये है कि ये मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, लड़ सकता है। बात क्लियर। और इनकी जो योग्यताएं होती है, ये क्या होता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का, किसका, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, ठीक है, जो जज होता है उसके बराबर होता है। तो सोच सकते हैं कि इसका पावर कितना है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, जो भी जज होता है, और इनका यानी कि अटॉर्नी जनरल का, दोनों का अगर योग्यताएं देखा जाए तो दोनों का सेम होता है। तो सोच सकते हैं ना, इसीलिए मतलब क्या होता है कि भारत सरकार जो है वैसे लोग को क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल बनाते हैं। ठीक है। अगर अभी देखा जाए, अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में भारत का जो है महान्यायवादी को अगर देखा जाए तो ये है के वेणुगोपालन, ऐसे कुछ नाम है उनका। ठीक है। तो ये अभी क्या है, ये जो है हमारे देश का अभी फिलहाल महान्यायवादी हैं। ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, अटॉर्नी जनरल के बारे में सबको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 78 के बारे में देखते हैं। आप लोग को अटॉर्नी जनरल के बारे में सब कुछ पता चल गया, उसकी योग्यता समझ में आ चुका है, वो उसका पावर क्या है ये भी आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 78 को के बारे में देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है। तो आर्टिकल 78 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी का एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है। इसमें ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है संसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संसद में क्या होता है, कार्रवाई होता है भाई, कोई भी विधेयक को लेकर, कोई भी बिल को लेकर, ठीक है, कोई भी बातों को लेकर क्या होता है, कार्रवाई होता रहता है। तो संसद में जो भी कुछ हो रहा है, तो राष्ट्रपति तो क्या करें, राष्ट्रपति अपने राष्ट्र भवन में हो रहते हैं, वो थोड़ा ना संसद में आकर के बैठे रहते हैं। उनके पास तो और भी बहुत सारा काम होता है, संसद में जाकर थोड़ा ना वो लड़ाई झगड़ा देखेंगे। आप लोग देखते होंगे संसद में तो हमेशा मतलब शोर हल्ला होता ही रहता है, तो क्या राष्ट्रपति ये सब देखने आएंगे। ठीक है। तो उनके पास उतना समय नहीं होता है, समय होगा भी तो अभी वो नहीं आएगा झगड़ा झाटी देखने। तो क्या होता है, तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि संसद में जो भी हुआ, मान लीजिए कि आज दिन भर संसद में जो भी हुआ, तो क्या करेगा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को ये खबर देंगे कि भाई आज जो है हमारे संसद में क्या क्या बात हुआ, क्या क्या किस चीज़ पर बहस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ का डिटेल्स किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। क्या बात क्लियर हुआ यहाँ तक। आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 78 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दिया जाए। बात क्लियर। अब चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, संसद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। संसद के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी से शुरू हो रहा है संसद जो है, अभी से शुरू होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए 1 मिनट। देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं संसद। ठीक है, क्या संसद के बारे में देखेंगे हम लोग। ओके। तो संसद के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये जो है आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 79 से 122 तक किसके बारे में उल्लेख है, तो ये जो है हमारे भारतीय संसद के बारे में उल्लेख है। ओके। तो क्या क्या उल्लेख है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं संसद के बारे में, थोड़ा सा हल्का बेसिक चीज़ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, तब मज़ा आ जाएगा। तो क्या है भाई, तो देखिए क्या है, तो संसद भवन का जो निर्माण है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का जो संसद है ये कहाँ पर स्थित है, इनका निर्माण किसने किया। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा हम लोग को संसद जो है सभी लोग को पता है दिल्ली में होगा। ठीक है, कैपिटल में है हमारे देश का। तो संसद भवन का जो निर्माण है ये कौन कराया था, तो ये जो है एडविन लुटियंस ने कराया था। कौन कराया था, एडविन लुटियंस ने कराया था। ओके। और अगर पूछा जाए कि संसद की जननी कौन सा देश को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का यूके को कहा जाता है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है। बात क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आर्टिकल 79। देखिए आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 81 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 74 में किसके बारे में बात किया गया था, तो आर्टिकल 74 में जो है हमारे मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया हुआ था। ठीक है। आर्टिकल 75 किसके बारे में बात हुआ था, तो आर्टिकल 75 जो है प्रधानमंत्री के बारे में बात किया गया था। ठीक, ठीक है ना। आर्टिकल 76 किसके बारे में बात किया गया, आर्टिकल 76 जो है वो बात किया गया था किसके किसके लिए, महान्यायवादी के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए। ओके। उसी प्रकार से आर्टिकल 79 जब हम लोग बात करेंगे तो ये बात होता है संसद के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में, संसद के बारे में, यानी कि आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बात किया गया है।
आर्टिकल 80 में किसके बारे में बात होगा? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात होगा। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात होगा। यानी कि 81 तो बहुत अच्छा से याद करके रखना है आप लोग को, कहीं से भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल 79 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 79 में बोला गया है कि संसद के 3 अंग होंगे, या फिर संसद के 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन से 3 अंग भाई? तो ये 3 अंग होते हैं, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो होते हैं ये संसद के 3 अंग होते हैं। ओके, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति जो है किसी का कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कोई भी सदन मतलब सदन 2 प्रकार का होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये लोकसभा का भी सदस्य नहीं होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वे क्या होते हैं? वे जो है सदन का अभिन्न अंग होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि अगर राष्ट्रपति कोई भी सदन का अगर अंग नहीं है तो वह अभिन्न अंग कैसे हो गया? तो वो जो है अभिन्न अंग इसलिए हो गया क्योंकि आर्टिकल 85 में ये लिखा गया है। अभी हम लोग आर्टिकल 85 नहीं आए हैं, जब आएंगे तब अच्छा से देखेंगे। ओके, आर्टिकल 85 में ये लिखा गया है कि संसद का, ठीक है, जब भी संसद में कोई चीज़ पर विवाद हो जाए तो क्या होगा? तो इसको जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं सभी एक स्थान में आकर बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। इसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। बात क्लियर? तो संयुक्त अधिवेशन को कौन आह्वान करते हैं? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा गया है कि सदन का अभिन्न अंग होते हैं वो। ओके, चूंकि वो सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होगा लेकिन वो अंग होते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए क्या है, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इधर तो पता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अभी कि संसद जो होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर समझौते को किसी भी राज्य की अनुमति के बिना लागू कर सकता है। अब इसका मतलब भाई हमको समझ में नहीं आया, क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को कोई भी राज्य में अनुमति बिना किसी उसी राज्य का अनुमति से लागू कर सकता है, इसका मतलब? तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि भारत सरकार और जापान के सरकार का, ठीक है, दोनों में क्या होता है? एक संधि होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी जब अलग अलग देश जब क्या करते हैं, कोई संधि करते हैं तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संधि हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई भी 2 देश में कुछ संधि होता है और संधि के तहत मान लेते हैं कि अगर भारत सरकार और राज्य आपका क्या हो गया, जो जापान सरकार में एक संधि हुआ था, क्या हुआ था कि मेट्रो ट्रेन हम लोग चलाएंगे। ठीक है, गुजरात में हो रहा है ना जी, लाइन बनाया जा रहा है कि क्या करना है कि हम लोग जो है वहाँ पर मेट्रो ट्रेन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये बात हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो चुका है, समझौता हो चुका है कि हम लोग जो इतना रुपया खर्चा करेंगे, इतना रुपया आपको देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस आपको क्या करना है, आपको जो है वहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाना है, हाई स्पीड ट्रेन बनाना है। ठीक है, तो जब ये बात हो गया तो नाम कहाँ आया, कौन से राज्य में बनेगा? गुजरात में। तो क्या संसद गुजरात सरकार से, यानी कि गुजरात के जो राज्य सरकार के जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे, क्या उनसे सलाह लेगा? क्या वो उसको पूछेगा कि देखिए हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि कर रहे हैं, आपके राज्य में ये करेंगे? तो ये सब नहीं बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि संसद को ये अधिकार है कि वो जो है बिना किसी भी राज्य से पूछे पूछे बगैर क्या कर सकता है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर समझौते के तहत उस राज्य में कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्लांट व्लांट बनाना है, ठीक है, अमेरिका के साथ मिलकर भारत क्या करना चाहता है, बम या फिर मिसाइल विसाइल का कुछ फैक्ट्री बनाना चाहता है। ओके, झारखंड में बनाना चाहता है, तो वो जो है बिना झारखंड गवर्नमेंट के परमिशन से क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या कर सकता है, वो जो है अपना फैक्ट्री बना सकता है। ठीक है, अगर वो संसद अगर वो क्या कर दिया, संधि कर लिया तो। बात क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग केवल राज्यसभा तक ही केवल देखते हैं। ओके, राज्यसभा तक देखेंगे, फिर लोकसभा जो है हम लोग कल का क्लास में देखेंगे। लेकिन राज्यसभा क्या है, राज्यसभा भी बहुत छोटा नहीं है, राज्यसभा भी बड़ा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज देखेंगे राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या होती है, यानी कि पावर ऑफ द राज्यसभा। ओके, या फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि भाई राज्यसभा की जो कमजोरियाँ क्या होती है, किस चीज़ में जो है राज्यसभा बहुत कमज़ोर हो जाता है। ओके, तो इन सब चीज़ के बारे में लोग देखेंगे। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना जाता है कि पूछा जाएगा कि इनमें से जो है राज्यसभा को और क्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा तो तब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोग को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए आर्टिकल 80,
आर्टिकल 80 में किसके बारे में बात किया गया है? तो आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बात किया गया है। ओके, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, यानी विघटन का मतलब होता है कि भंग, यानी कि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है, जिस कारण इसे स्थायी अथवा उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को जो है क्या कहा जाता है, कौन सा सदन कहा जाता है, उच्च सदन, निम्न सदन, मझला सदन या फिर छोटका सदन, इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे कि राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहते हैं या फिर स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थायी सदन, क्यों कहते हैं स्थायी सदन, इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को जो है कभी भी विघटन नहीं होता है। आप लोग पूछेंगे कि कैसे नहीं होता है, प्रूफ मी। तो देखिए, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। कितना साल होता है? 5 साल। जबकि राज्यसभा का कितना होता है? राज्यसभा का 6 साल होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा का 6 साल। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो है जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है। भंग होने का मतलब ये हुआ कि अब जो है नई तरीके से वोटिंग किया जाएगा, फिर सरकार बनेगी, इसलिए वो भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसे नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो है प्रत्येक 2 साल में, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 नवनिर्वाचित सदस्य उसमें जुड़ते हैं और 1/3 जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए हम किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक बंदा है, ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों जो है हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। तो पहला क्या है, पहला जो है 2000 में ये नियुक्ति हुआ था इसका। ठीक है, 2000 में हुआ, ये 2002 में हुआ और ये 2004 में हुआ। साल याद रखिएगा। जो पहला आदमी है ये, ठीक है, पहला जो है ये कब हुआ था, ये जो है 2000 में हुआ था। ठीक है, सन 2000 में इसका नियुक्ति हुआ था। सेकेंड आदमी का कितना हुआ, 2002 में, इसका 2004 में। तो जो पहला आदमी है, तो क्या हो गया, इसका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है। तो यानी कि 2000 से लेके 2006 में, यानी कि ये 2006 है। ठीक है, तो यानी कि 2000 से 2006, ओके, 2000 से लेके 2006 में क्या होगा, ये जो रिटायर्ड होगा। ये आदमी कब हुआ था, ये आदमी जो है 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आदमी जो है 2008 में रिटायर्ड करेगा। कब करेगा, 2008 में रिटायर्ड करेगा। ये कब कब हुआ था, ये जो है 2004 में हुआ था। तो ये कब होगा, ये जो है 2010 में करेगा। ठीक है, यानी कि 1/3 मतलब 3 में से 1 आदमी क्या करेगा, प्रत्येक 2 साल में क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं हम लोग, ये 2000 हो गया, ये 2002, ये 2004। तो प्रत्येक 2 साल में क्या होगा, वो जो है एक नया, 1/3 नया आएगा और 1/3 जो है जो रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं हम लोग, उच्च सदन भी हम लोग इसे कहते हैं। बात क्लियर। अब देखते हैं, इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। ठीक है, राज्यसभा जब भी चुनाव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाग नहीं लेते हैं। हम लोग केवल क्या करते हैं, जितने भी जनता होते हैं, केवल लोकसभा चुनाव में क्या होता है, लोकसभा चुनाव में जो है भाग लेता है। राज्यसभा चुनाव में भाग हम लोग नहीं लेते हैं। तो राज्यसभा में कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा में जो है जो चुनाव जीत चुके होते हैं, जो क्या हो जाएगा, जो विधायक हो गए, जो एमपीस हो गए, तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग जो है राज्यसभा का चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे जो हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान हम लोग कहते हैं। लेकिन लोकसभा को क्या कहेंगे, लोकसभा को जो हम लोग प्रत्यक्ष मतदान कहेंगे। ठीक है, लोकसभा को प्रत्यक्ष मतदान कहेंगे, लेकिन जो राज्यसभा होगा इसको हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष मतदान कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 80 का क। आर्टिकल 80 के क में क्या लिखा गया है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये तो हम पहले बता चुके थे जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे कि जो है राज्यसभा में टोटल कितना पोस्ट है, 245 पोस्ट होता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसमें से 233 का क्या होता है, चुनाव होता है। और जो 12 होते हैं इसे कौन नियुक्त करता है, 12 को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति ये जो 12 लोग को नियुक्त करेंगे, ये कौन कौन से क्षेत्र से आ सकते हैं, तो ये जो है खेल के क्षेत्र से आ सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आ सकते हैं, कला के हो सकते हैं, साहित्य के हो सकते हैं, चिकित्सक के क्षेत्र से आ सकते हैं। यानी कि अपने अपने क्षेत्र में वे क्या होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं या फिर यूनिक होते हैं। उसी लोग को क्या होता है, उन्हीं लोग को जो है राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। कितने को, 12 को, इन 12 को। बात क्लियर। इन 12 को क्या कहते हैं, इन 12 को जो है मनोनीत करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि पीटी उषा, आप लोग नाम सुने होंगे ना, तो पीटी उषा को जो है इसी 12 में से आपको उनको चुना गया है। ठीक है, इस साल। ओके, इनका भी मतलब 6 साल का टेन्योर होगा। तो 6 साल के लिए किसको चुना गया है इस साल, इस बार जो है
पीटी उषा को चुना गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी 12 लोग को, टोटल 12 लोग को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति इन लोग को चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के ये सब चीज़ तो हम पूरा अभी बता चुके हैं। ठीक है, ये सब हर एक चीज़ हम बता चुके हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बता दिए। किंतु इनके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक बार में नहीं होता, यानी कि एक बार में ये लोग चुन के नहीं आते हैं। प्रत्येक 2 साल में क्या होता है, इन लोग का 1/3 सदस्य आता है और 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होकर निकल जाता है। इसलिए ये जो है कभी भी भंग नहीं होता है। फिर क्या है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कितना है, अभी जो है टोटल 245 है। क्यों? क्योंकि जो 5 जो सीट है वो कहाँ होता है, वो जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वो 5 सीट आवंटित है, लेकिन अभी फिलहाल वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके कारण अभी फिलहाल हमारे जो सीट है 245 ही गिना जाता है। ठीक है, लेकिन राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है, और 12 क्या होता है, 12 जो है मनोनीत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उन्हें चुनते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे, यानी कि अब देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या है। आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। ओके, तो क्या क्या होना चाहिए, तो पहला तो आप लोग सभी को पता है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए भाई। अब विदेशी लोग तो ना आकर इसमें कुछ राज कर सकता है, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, तो ये बोला गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है, पागल या फिर दिवालिया ना होना। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। या फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कम से कम जो है 30 वर्ष का आयु वो प्राप्त कर चुका हो, यानी कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज जो है वो 30 साल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है। किसना, किसका, वृद्धों का सदन कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए आपको कम से कम 30 साल होना चाहिए। कितना साल, 30 साल। लेकिन अगर आपको लोकसभा का अगर मेंबर बनना होगा तो आपका एज 25 साल होने से चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके जो है मिनिमम एज 25 होना चाहिए, और अगर आप राज्यसभा का बनना चाहते हैं तो 30 साल होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए जो है राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है। अब 30 साल में भी वो वृद्ध बोल दे रहा है, तब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा को क्या कहेंगे, राज्यसभा को हम लोग शिक्षित, यानी कि सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते हैं। लोकसभा के जैसे हत्यारा गुंडा उंडा नहीं आता है। ठीक है, इसमें मतलब सब रिस्पेक्टेड पर्सन सब यहाँ आते हैं। ओके, तो इसे राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि राज्यसभा को जो है क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, राज्यसभा में अच्छा, ये राष्ट्रपति नहीं होगा, इसमें उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसमें ध्यान से लिखिएगा, नोट्स में हम आपको ध्यान से दे देंगे। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। क्या है कि प्रथम देखिए, पहला शक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं, ये तो हम बता चुके थे जब उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे आपको। ओके, क्या होता है कि उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो है ये राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। क्यों, आप लोग पूछेंगे क्यों? इसलिए अगर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं तो आप लोग को शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और सभापति होने के नाते क्या होता है कि अगर अगर उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा तो कहाँ से पारित होगा, तो वो पारित होगा राज्यसभा से पारित होगा। बात क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब लोकसभा भंग रहती है, ठीक है, जब भी लोकसभा भंग रहेगा तो आपात का अनुमोदन कहाँ से प्राप्त होगा, तो आपात का अनुमोदन जो है राज्यसभा से ही होगा, स्टार्टिंग होगा। ओके, और आपको ये भी बता चुके थे हम, कितना दिन के बाद वो होना चाहिए, लोकसभा से पारित होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, लोकसभा से पारित हो जाएगा। ओके, तो ये सब बता दिए थे हम। अब क्या है, आर्टिकल 249। तो देखिए, आर्टिकल 249 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा जो है वो लोकसभा को देती है। ठीक है, तथा ये दोनों मिलकर, ये दोनों मतलब यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर क्या करता है, राज्य सूची के लिए 1 साल के लिए कानून बना देता है। अभी आप लोग पूछेंगे कि राज्य सूची क्या होता है, देखिए अभी हम लोग उतना तक पढ़े नहीं है। ठीक है, अभी तक हम लोग आए नहीं हैं, वो बहुत लेट में है। फिर मैं आपको बता देंगे कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, और एक होता है समवर्ती सूची होता है। ठीक है, तीनों का अलग अलग कानून होता है। तो राज्य सूची के संबंध में जो कानून बनाएगा वो राज्य बनाता है। ठीक है, संघ सूची के संबंध में जो कानून होगा ये हमारे भारत सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा।
और समवर्ती सूची के संबंध में जो कानून बनाएगा, ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा राज्य और संघ, जो केंद्र दोनों मिलकर बनाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। तो जो राज्य सूची जो होता है तो वो कौन बनाता है? तो ये बनाता है राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी राज्य सूची के विषय में अगर कानून बनाना चाहता है तो राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा जो है वो लोकसभा को शक्तियां देगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है राज्य सूची पर क्या कर सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं। ओके, लेकिन ये कब होगा? जब वो आपातकाल ये होगा, जब आपातकाल होगा तभी ये काम में आएगा। नहीं तो राज्य सूची कौन बनाएगा? राज्य सूची पर संबंधित जो भी कानून होगा वो राज्य सरकार बनाएगा। लेकिन आपातकाल के दौरान यानी कि आर्टिकल 356 के दौरान क्या होगा? जो राज्यसभा होगा ये लोकसभा को शक्ति देता है कि आप क्या करेंगे, आप जो है राज्य सूची पर क्या करेंगे, राज्य सूची के संबंध में कानून आप बनाएंगे। तो इस संबंध में क्या होता है? इस संबंध में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल करके कानून बनाता है। और ये जो कानून होता है ये केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसी प्रकार आर्टिकल 312 के तहत भी क्या होता है? जो नई अखिल भारतीय सेवा होती है, ठीक है, जैसे वन्य प्रशासनिक सेवा जो हो गया, ओके, तो ये जो प्रशासनिक सेवा जो टाइप का होता है, जो पीसीएस टाइप का जो एग्जाम होता है, ओके, जो राज्य सरकार का जो संबंध है, तो क्या होता है? इसका सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देता है तथा ये दोनों मिलकर इस सेवा को क्या करते हैं? सृजन करते हैं। बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक देख चुके थे, ये था हमारे राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, यहाँ तक था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है इसकी कमियां को देखते हैं, ठीक है, कमजोरी को देखते हैं। तो देखते हैं भाई कि राज्यसभा की कमजोरी क्या क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, राज्यसभा की कमजोरी, बजट जो होता है वो लोकसभा में प्रारंभ होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जो लोक बजट तो पता है ना आप लोग को, बजट में क्या होता है? बजट में क्या होता है? पूरा 1 साल के लिए क्या होता है, देश में खर्चा किस प्रकार से होगा, पैसा किस प्रकार से आएगा, आय व्यय किस प्रकार से होगा, कहाँ किस स्थान पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, कहाँ खर्चा करना है, पढ़ाई के क्षेत्र में क्या करना है, रक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा करना है। ओके, तो ये सब के बारे में जब भी डिस्कस होता है उसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहाँ पर प्रस्तुत होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट जो है कहाँ पर, कौन से सदन में प्रस्तुत होता है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे लोकसभा पर। तो जब भी ये लोकसभा पर प्रस्तुत हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? प्रस्तुत होने के बाद देखिए दोनों सदन से पास होना जरूरी है, तभी कोई भी कानून बनता है। ओके, तो मान लेते हैं कि बजट जो है पहले कहाँ से प्रारंभ होगा? लोकसभा से होगा। तो लोकसभा से जैसे पारित हो गया तो क्या होगा? ये जो है ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा? राज्यसभा आ जाएगा। लेकिन आपको इसमें ये बोला गया है कि राज्यसभा में ये कब तक रहेगा? राज्यसभा में जो है ये 14 दिन से अधिक बजट जो है रुक नहीं सकता है। बात क्लियर? अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा जो है 14 दिन से अधिक बजट को रोक नहीं सकता है। अगर लोकसभा से पास हो गया और अगर राज्यसभा किसी कारण से जो है बजट को रोक कर रखा हुआ है और अगर वो 14 दिन पार हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगा? बजट पास हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही लिखा गया है कि राज्यसभा 14 दिन से अधिक बजट को नहीं रोक सकता है। अगर 14 दिन से अधिक रोका गया तो क्या होगा? ये जो है ऑटोमेटिकली पास हुआ माना जाएगा, यानी कि वो पारित हो गया, ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा। ठीक है, ये मान लिया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा कमजोरी है। फिर क्या है? मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि जो मंत्रिपरिषद होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, यदि तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाए, मान लीजिए कोई एक बिल आया, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक बिल आया, जैसे CAA एक बिल आ गया या फिर जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक तो आ गया। इसमें क्या होगा? इसमें जो आप लोगों को पता है CAB क्या होता है, सब बता चुके हैं। तो मान लीजिए कि इस विधेयक पर क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा पर विवाद हो जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई मानने नहीं खोज रहे कि ये नहीं होगा, ये गलत है, वो गलत है। तो क्या होता है कि इस संबंध में जो है जो राष्ट्रपति होंगे ये क्या करेंगे? ये जो है दोनों सदन को एक साथ बुलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत क्या करेंगे? राष्ट्रपति इन दोनों को एक साथ बुलाएंगे और दोनों को क्या करेंगे? एक ही हॉल में बैठा करके इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहेंगे। फिर क्या होगा? फिर जो है इसमें वोटिंग कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग को पता है कि लोकसभा में टोटल सीट कितना होता है? लोकसभा में टोटल सीट 545 होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में कितना होता है? राज्यसभा में 200 कितना होता है? 33 होता है। ठीक है, 233 प्लस 12 आप लोग कर सकते हो, 245 हो जाएगा। ठीक है, 245 हो गया ना, उसमें 245 हो जाएगा। ठीक है, 245 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को देखिए पहले आप लोग, एक मिनट। 245।
अब देखिए ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। किसका सीट ज़्यादा है? किसका सीट ज़्यादा दिख रहा है? लोकसभा का सीट ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या होता है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है और अगर कोई भी विधेयक को पास करने के लिए बात किया जाता है तो क्या होता है, तब जो ये जो है ना, जो भी विधेयक होगा ये क्या होगा, ये जो है लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। यानी कि लोकसभा जो चाहेगा उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, विधेयक पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जो संख्या है वो क्या है, वो जो है राज्यसभा से अधिक है। तो अधिक होने के कारण क्या होगा, अधिक होने के कारण जो है वोट ज़्यादा गिरेगा। किसके किसके लिए ज़्यादा गिरेगा, ये जो है लोकसभा के ऊपर ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो है उसको आराम से पास करा सकते हैं। तो ये क्या है, ये तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कमजोरी है किसका, राज्यसभा का। बात क्लियर? तो आज का क्लास यहाँ तक रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है, राज्यसभा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग लोकसभा के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। सभी का धन्यवाद, जय हिंद।